मेरा नाम शिवधर सिंह है। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालगंज मिर्जापुर में समाजशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य हूँ। आज मैं इमाम दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत पर चर्चा करूँगा। इमाम दुर्खिम जो कि फ्रांस के समाजशास्त्री थे और समाजशास्त्र के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने अपना शोध प्रबंध श्रम विभाजन पर प्रस्तुत किया था, जो कि बाद में द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक में प्रकाशित हुई थी। इमाम दुर्खिम प्रथम समाजशास्त्री थे जिन्होंने श्रम विभाजन को अर्थशास्त्र के दायरे से बाहर निकालकर समाजशास्त्र के दायरे में लाने का प्रयास किया एवं इसके बीच पाए जाने वाले अंतर्निर्भरता का अध्ययन किया एवं इनके बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया। श्रम विभाजन का तात्पर्य है श्रम का बंटवारा, जो कि संपूर्ण श्रम का एक छोटा सा अंश होता है। फिर भी यह इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें प्रकार की अंतर्निर्भरता पाई जाती है, जिसका अध्ययन इमाम दुर्खिम किए थे। श्रम विभाजन दो प्रकार का होता है। पहला है सामान्य प्रकार का श्रम विभाजन और दूसरा है असामान्य प्रकार का श्रम विभाजन। सामान्य प्रकार का श्रम विभाजन अर्थात ऐसा श्रम विभाजन जो समाज के लिए सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करता है, समाज के लिए लाभप्रद होता है। यह भी दो प्रकार का होता है, एक है निम्न स्थिर श्रम विभाजन और दूसरा है उच्च स्थिर श्रम विभाजन। निम्न स्थिर श्रम विभाजन में श्रम आयु और लिंग पे आधारित होती है। यह सरल समाजों की या आदिम समाजों की विशेषता होती है। सरल समाजों में जनसंख्या कम होती है, अतः लोगों की आवश्यकताएं भी कम होती है। लोगों की आवश्यकताएं कम होती है, इसीलिए उत्पादन भी कम होता है। अतः जब उत्पादन कम होता है तो लोगों के क्रियाकलापों, उनके गतिविधियों में समानता पाई जाती है, जिससे उनके विचारों में भी एक मतता पाई जाती है। विचारों में एक मतता या समानता की वजह से सामूहिक चेतना मजबूत होती है और ऐसे समाजों में सामूहिक चेतना मजबूत होने की वजह से एक एकता स्थापित होती है, जिसको इमाम दुर्खिम यांत्रिक एकता कहते हैं। यांत्रिक एकता इसलिए कहते हैं कि जैसे कारखानों में एक समान यंत्र का उत्पादन होता है, वैसे ही ऐसे समाजों में एक समान व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। उदाहरण के तौर पे हम ये समझे कि अगर कोई स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है, वह एक ही मॉडल के फ़ोन बनाती है, तो हम एक ही मॉडल के स्मार्टफोन में हम लोग अंतर नहीं कर पाते हैं। वैसे ही ऐसे समाजों में व्यक्ति के व्यक्तित्व के बीच अंतर स्थापित करना मुश्किल होता है। इसीलिए ऐसे समाजों की एकता यांत्रिक एकता होती है और इस प्रकार के समाज को दुर्खिम यांत्रिक समाज कहते हैं। चूँकि ऐसे समाजों में सामूहिक चेतना मजबूत होती है, इसीलिए यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह पूरे समूह के विरुद्ध किया गया अपराध होता है और समाज ऐसे व्यक्ति के अपराध को दमन करने की कोशिश करता है, आपराधिक प्रवृत्ति को दमन करने की कोशिश करता है। इसीलिए ऐसे समाजों में जो कानून होता है वह दमनात्मक रूप में होता है। चूँकि सामूहिक चेतना मजबूत होती है, इसीलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आज़ादी कम होती है, अतः आविष्कार एवं अन्वेषण की स्वतंत्रता कम होती है। इसीलिए विज्ञान का प्रभाव कम हो जाता है और ऐसे समाजों में विज्ञान का प्रभाव कम होने की वजह से धर्म का प्रभाव अधिक हो जाता है। सामान्य प्रकार का श्रम विभाजन का जो दूसरा प्रकार है वह उच्च स्थिर श्रम विभाजन है। यह जटिल समाजों की विशेषता है, आधुनिक समाजों की विशेषता है। क्योंकि जटिल समाजों में जनसंख्या अधिक होती है, अतः अधिक जनसंख्या के लिए आवश्यकताएं भी अधिक होती है, फलतः उत्पादन भी अधिक करना पड़ता है। इसीलिए ऐसे समाजों में श्रम का विशेषीकरण होता है। श्रम का विशेषीकरण होने से लोगों के क्रियाकलापों में, उनकी गतिविधियों में असमानता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है और विभिन्नता असमानता की वजह से लोगों के विचारों में भी एक रूपता नहीं पाई जाती है, बल्कि लोगों के विचारों में भी असमानता पाई जाती है। जब लोगों के विचारों में असमानता पाई जाती है, तब ऐसे समाजों में व्यक्तिगत चेतना मजबूत हो जाती है। जब लोगों के विचारों में असमानता होती है, यानी विचार एक समान नहीं हो पाते हैं, तब क्या होता है कि व्यक्तिगत चेतना मजबूत होती है और व्यक्तिगत चेतना मजबूत होने की वजह से भी ऐसे समाजों में एकता स्थापित होती है और वह एकता सावयवी एकता के रूप में होती है। यह एकता इसलिए होती है क्योंकि जैसे सावयवी समाजों में सावयवी एकता इसलिए कहा गया है कि जैसे शरीर एक सावयव है, शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, यह अंग आपस में एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होते हैं और शरीर की एकता को स्थापित करते हैं। इसीलिए ऐसे समाजों में अधिक जो व्यक्ति होते हैं वह आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और इसी अंतर्निर्भरता की वजह से ही एकता स्थापित होती है, जिसे सावयवी एकता कहा गया है और ऐसे समाजों को दुर्खिम सावयवी समाज कहे हैं।
चूँकि ऐसे समाजों में व्यक्तिगत चेतना कमज़ोर मजबूत होती है, इसीलिए ऐसे समाजों में सामूहिक चेतना कमज़ोर हो जाती है और चूँकि व्यक्तिगत चेतना मजबूत होती है, इसीलिए ऐसे समाजों में यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो इस समाज में उस व्यक्ति के अपराधों को दमन करने की कोशिश नहीं की जाती है, बल्कि उनके अपराधों को सुधारने की कोशिश की जाती है। इसीलिए इस प्रकार के समाज में जो कानून होता है वो प्रतिकारिक कानून के रूप में होता है। चूँकि व्यक्तिगत चेतना मजबूत होती है, इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होती है, व्यक्तिगत आज़ादी भी होती है। इसीलिए आविष्कार और अन्वेषण की प्रवृत्ति अधिक होती है, उसको बढ़ावा दिया जाता है। जब आविष्कार अन्वेषण की प्रवृत्ति अधिक होती है तब ऐसे समाजों में विज्ञान का प्रभाव बढ़ जाता है, फलस्वरूप धर्म का प्रभाव कमजोर हो जाता है। श्रम विभाजन का जो दूसरा प्रकार है वो असामान्य प्रकार का श्रम विभाजन है। असामान्य इस संदर्भ में कहते हैं जो क्योंकि यह समाज के लिए नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने वाला होता है, समाज पर नकारात्मक प्रभाव पैदा करता है, समाज के लिए हितकर नहीं होता है। इसको असमान प्रकार के श्रम विभाजन को दुर्खिम ने दो भागों में विभाजित किया है। पहला है प्रतिमानहीनता संबंधी श्रम विभाजन और दूसरा है बलाधिकृत श्रम विभाजन। प्रतिमानहीनता संबंधी श्रम विभाजन का तात्पर्य है जहां प्रतिमानों की कमी पाई जाए, प्रतिमानों की कमी की वजह से जो श्रम विभाजन होता है वह प्रतिमानहीनता संबंधी श्रम विभाजन होता है। प्रतिमान का तात्पर्य है कार्य करने के स्थापित तरीके, व्यवहार करने के स्थापित तरीके, और प्रतिमानहीनता का तात्पर्य हुआ कि जहां व्यवहार करने के स्थापित तरीकों का अभाव होता है। प्रतिमानहीनता संबंधी श्रम विभाजन यह इसलिए होता है क्योंकि चार आधार पर प्रतिमानहीनता संबंधी श्रम विभाजन होता है। पहला, जहां प्रतिमानों की अधिकता पाई जाए, जहां व्यवहार करने के तरीकों का बहुत सारी अधिकता पाई जाए, व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता है कि हम किस तरह से व्यवहार करें, वहाँ प्रतिमानहीनता संबंधी श्रम विभाजन उत्पन्न होती है। दूसरा, जहाँ प्रतिमानों का अभाव पाया जाता है, पर्याप्त प्रतिमान होते ही नहीं है, व्यवहार करने के स्थापित तरीके होते ही नहीं है, वहाँ भी इस प्रकार का श्रम विभाजन पाया जाता है। तीसरा है अस्पष्ट प्रतिमान, जहाँ प्रतिमानों की अस्पष्टता नहीं है, प्रतिमान अस्पष्ट है, वहाँ भी प्रतिमानहीनता संबंधी श्रम विभाजन पाया जाता है। चौथा है विरोधाभासी प्रतिमान, जहाँ प्रतिमान विरोधाभासी रूप में है। जैसे एक जज के द्वारा यदि अपने अपराधी बेटे को बचाने का प्रयास किया जाता है तो यह भी प्रतिमानहीनता संबंधी श्रम विभाजन होता है, क्योंकि जज की भूमिका है उसको न्याय करना चाहिए, और एक पिता की भूमिका है जहाँ पुत्र को बचाने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए विरोधाभासी प्रतिमान के द्वारा जो श्रम विभाजन होता है वह प्रतिमानहीनता संबंधी श्रम विभाजन होता है। और समान प्रकार श्रम विभाजन का जो दूसरा प्रकार है वह है बलाधिकृत श्रम विभाजन। बलाधिकृत श्रम विभाजन व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध होता है, व्यक्ति की इच्छा समाहित नहीं होती है और बलपूर्वक व्यक्ति को उस श्रम विभाजन में लाने का प्रयास किया जाता है। इसमें व्यक्ति की योग्यता एवं कुशलता को ध्यान में नहीं रखा जाता है और व्यक्ति की कुशलता योग्यता से कम प्रकार के श्रम में व्यक्ति को ढकेलने का प्रयास किया जाता है या व्यक्ति को भेजने का प्रयास किया जाता है, और इसके पीछे कहीं न कहीं समाज भी उत्तरदायी होता है। इसीलिए दुर्खिम ऐसे समाजों को बलाधिकृत श्रम, ऐसे समाजों में पाए जाने वाले श्रम विभाजन को बलाधिकृत श्रम विभाजन कहते हैं। जैसे यदि एक पीएचडी किया हुआ व्यक्ति है और वह चाय की दुकान खोलता है तो जो इस प्रकार का श्रम विभाजन होगा वह बलाधिकृत श्रम विभाजन होगा। इस प्रकार दुर्खिम अपने श्रम विभाजन के सिद्धांत में अंतर्निर्भरता का अध्ययन करते हैं, जब जो कि इस अंतर्निर्भरता का अध्ययन समाज शास्त्र में अभी तक नहीं किया गया था। निम्न स्थित श्रम विभाजन में अंतर्निर्भरता कम होती है, यहाँ एकता स्थापित होती है क्योंकि सामूहिक चेतना की वजह से होती है, उनके क्रियाकलापों में जो समानता पाई जाती है उसकी वजह से होती है। लेकिन उच्च स्थित श्रम विभाजन में श्रम का विशेषीकरण होता है और श्रम के विशेषीकरण की वजह से एक अंतर्निर्भरता पाई जाती है। इस अंतर्निर्भरता की वजह से समाज में चेतना होती है, वह या सावयवी चेतना होती है, सावयवी एकता होती है। धन्यवाद।